Hello everyone. So in today's video we are going to study another important topic. It is continuous charge distribution. देखिए सबसे पहले तो हम continuous charge distribution के लिए जो एक simple definition है उसको देखते हैं. A continuous charge distribution is a system of charges lying at infinitesimally small distances from each other. Continuous charge distribution क्या होता है? जब एक सिस्टम ऑफ चार्जेस एक दूसरे से इनफाइनाइटसिमली डिस्टेंस, इनफाइनाइटसिमल का मतलब होता है बहुत ही कम डिस्टेंस पे, एक दूसरे से बहुत ही कम डिस्टेंस पे किसी रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. इस तरह जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इनफाइनाइटसिमली जैसे अभी हमने बात की बहुत ही कम डिस्टेंसेस पे, जैसे मान लीजिए हमने पहले पढ़ा था कि हमने एक ग्लास रोड को ड्राई हेयर के ऊपर रब किया. तो रब करने से क्या होता है कि इस ग्लास रोड के ऊपर कुछ चार्ज आ गया. इट हैज़ अक्वायर्ड सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. इसने कुछ चार्ज अक्वायर कर लिया. अब देखिए ये जो ग्लास रोड है ये एक रीजन है और इसके ऊपर चार्ज आ गया. कितना चार्ज आ गया? ऑलमोस्ट, अगर हम एक रफ आइडिया लगाएं ग्लास रोड को या किसी भी ऑब्जेक्ट को जब दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब किया जाता है तो उसके ऊपर जो चार्ज आता है वो लगभग माइक्रोकूलम की रेंज में आता है. माइक्रोकूलम का मतलब 10⁻⁻⁶ कूलम. तो इस तरह से जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसी रीजन में, चाहे वो किसी लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड हो या किसी सरफेस एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो या किसी वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, देखिए अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि हम कह तो रहे हैं कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो चार्ज का नेचर है वो डिस्क्रीट है. ये बात हमने कहाँ पढ़ी थी, कब पढ़ी थी? जब हमने ये पढ़ा था कि चार्ज क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को जब हमने पढ़ा था तब हम ऑलरेडी इस बात को पढ़ चुके हैं कि चार्ज का नेचर डिस्क्रीट होता है. हमने ये पढ़ा था कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है बेसिकली वो कैसे आता है, जब उसके अंदर से कुछ उस बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं. जैसे अभी हमने यहाँ देखा जो ग्लास रोड है, ग्लास रोड के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ दिखाया. क्यों पॉजिटिव चार्ज दिखाया? क्योंकि इस ग्लास रोड में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए. तो जितने इलेक्ट्रॉन निकले उतने यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस ग्लास रोड के ऊपर आ गया. तो अब जो क्वेश्चन जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे वो ये है कि चार्ज का नेचर कॉन्टिन्यूस होता है या डिस्क्रीट. क्योंकि इससे पहले, आज की ये जो लेक्चर है, इससे पहले हमने कभी भी ऐसा नहीं पढ़ा था कि चार्ज का नेचर कॉन्टिन्यूस है. हमने तो ये पढ़ा था कि चार्ज का नेचर जो है वो डिस्क्रीट होता है. हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की जो प्रॉपर्टी है उसको पढ़ा था, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बोलती है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज एग्जिस्ट करता है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. दैट इज क्यू जो एग्जिस्ट करता है किसी भी बॉडी पर वो Ne होता है. मतलब n की वैल्यू या तो 1 होती है या 2 होती है या 3 होती है, और इसके आगे हम प्लस माइनस का साइन भी लगा देते हैं. मतलब +-1e, +-2e, +-3e, इस तरह से चार्ज किसी बॉडी पे एग्जिस्ट करता है. तो इसका मतलब अभी तक जो बात हम करते आए हैं वो किसकी करते आए हैं? डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज की, कि चार्ज 1e होगा किसी बॉडी पे या 2e होगा या 3e होगा या 4e होगा या 5e होगा या 6e होगा एंड सो ऑन. लेकिन यहाँ तो एक नई बात हमारे सामने आ रही है. हम ये पढ़ रहे हैं कि चार्ज का नेचर कॉन्टिन्यूस भी है. तो अब ये तो एक कंफ्यूजन होगी कि चार्ज का नेचर डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस है. देखिए
इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। देखिए पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले। क्वेश्चन क्या है? ऑल्दो नेचर ऑफ चार्ज इज डिस्क्रीट, जैसा हम जानते हैं कि जो चार्ज का नेचर है वो डिस्क्रीट होता है, येट वी निग्लेक्ट दिस डिस्क्रीट नेचर और क्वांटाइजेशन नेचर व्हेन वी डील विद द मैक्रोस्कोपिक चार्जेस। जब हम मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है या मैक्रोस्कोपिक चार्जेस की जब बात करते हैं तो इस डिस्क्रीट नेचर का मतलब जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो चार्ज है वो 1e होगा। डिस्क्रीट का मतलब पैकेट्स में डिस्क्रीट फॉर्म में 1e 2e 3e 4e इस तरह से होगा। तो येट वी निग्लेक्ट दिस डिस्क्रीट, इस डिस्क्रीट नेचर को हम निग्लेक्ट कर देते हैं। कब निग्लेक्ट करते हैं? व्हेन वी डील विद द मैक्रोस्कोपिक चार्जेस। वाई? ऐसा क्यों होता है? देखिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं एक सिंपल ढंग से, सिंपल एग्जांपल से इसको समझाऊंगा। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए किसी से कि जो चीनी है, शुगर जो हम बाजार से खरीदते हैं, चीनी के दाने, चीनी का नेचर डिस्क्रीट होता है या कॉन्टिन्यूस होता है? मतलब कहने का ये है कि जैसे ये एक बैग है जिसमें चीनी भरी हुई है। सिंपल शब्दों में एक बोरी चीनी की, एक चीनी की बोरी है जिसमें चीनी भरी हुई है। मान लीजिए 1 क्विंटल की बोरी है, 100 किलो चीनी इसके अंदर है। अब अगर ये पूछा जाए कि ये जो चीनी इसके अंदर भरी हुई है इसका नेचर कॉन्टिन्यूस है या डिस्क्रीट है, तो क्या आंसर होगा उसका? कोई ये भी कह सकता है कि देखिए डिस्क्रीट नेचर है क्योंकि चीनी के दाने हम अलग अलग काउंट कर सकते हैं। मैं काउंट कर सकता हूँ कि ये जो चीनी की बोरी है उसमें से एक एक दाने को निकालता जाऊंगा, 1 दाना 2 दाना 3 दाना 4 दाना, ऐसे करते करते मैं काउंट कर लूंगा कि कितने दाने हैं। ओके, लेकिन ये जो दाने हैं जब इनको काउंट किया जाएगा तो इनकी संख्या, इनका जो नंबर है वो इतना ज़्यादा आएगा। मान के चलिए कि 1 मिनट के लिए मान लिया कि 1 करोड़, एक अप्रोक्सीमेशन से हमने मान लिया कि 1 करोड़ दाना इस चीनी के दाने इस चीनी की बोरी के अंदर हैं, तो इसका मतलब डिस्क्रीट नेचर है। लेकिन देखिए क्या हम कभी ऐसा करते हैं जब मार्केट में जाते हैं कि हम शॉपकीपर को कभी ऐसा बोलते हैं कि हमें 2 दाने या 3 दाने या 4 दाने या 10 दाने या 50 दाने या 100 दाने चीनी के दे दो? नहीं, हम कभी ऐसा नहीं बोलते। ऑल्दो चीनी के जो दाने हैं, शुगर जो हमारे क्यूब्स होते हैं, उनका नेचर डिस्क्रीट है, वो काउंट किए जा सकते हैं, फिर भी हम ऐसा कभी नहीं बोलते कि हमें इतने चीनी के दाने दे दो, 50 दे दो, 100 दाने। कभी हम ऐसा दुकानदार को जाके नहीं बोलते। ऐसा क्यों? वाई? उसका एक सीधा सीधा रीज़न ये है कि चीनी के दाने जो हैं, ऑल्दो वो डिस्क्रीट नेचर में अलग अलग हैं, बट उनका साइज इतना छोटा होता है कि किसी भी रीजन में जब वो रखे हुए हैं, बोरी तो बहुत बड़ी बात है, एक छोटे से लिफाफे में भी जब चीनी रखी हुई है तब भी हम चीनी के डिस्क्रीट नेचर को निगलेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि चीनी का साइज बहुत छोटा है। और मान लीजिए 1 किलो का एक लिफाफा है, वो बहुत बड़ा है, उसके अंदर हम ये कहेंगे जी हमें 100 दाने भर के दे दो, वो दैट इज ए रॉन्ग कंसेप्ट। वो अपने आप में एक गलत कंसेप्ट है, गलत क्वेश्चन है। तो इसका मतलब यह है कि चीनी को खरीदते हुए या बेचते हुए हम चीनी के दानों का जो डिस्क्रीट नेचर है उसको निगलेक्ट कर रहे हैं। और निगलेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि डिस्क्रीट होते हुए भी हम कॉन्टिन्यूस इसलिए ट्रीट कर रहे हैं बिकॉज द साइज ऑफ शुगर क्यूब्स इज सो लेस एज कंपेयर टू द रीजन और द वॉल्यूम इन विच दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड दैट although they have discrete nature but still we have to neglect this discrete nature and we have to accept the continuous nature of the sugar cubes। बिल्कुल इसी तरह का कंसेप्ट होता है जब हम चार्ज के साथ डील करते हैं। देखिए चार्ज का नेचर, जैसे अभी हमने बात की कि जो चार्ज का नेचर है वो डिस्क्रीट है। किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। लेकिन फिर भी हम
जब चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो डिस्क्रीट नेचर को एक तरह से निगलेक्ट कर देते हैं। क्यों निगलेक्ट करते हैं? क्योंकि जब किसी भी रीजन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, भले ही वो 1 माइक्रोकूलम क्यों ना हो, 1 माइक्रोकूलम क्यों ना हो, लेकिन मतलब 10⁻⁻6 कूलम क्यों ना हो, बट द चार्ज इन दिस स्मॉल रीजन will contain so many large number of electrons that we will have to neglect the discrete nature of charge. So here we are calculating this. देखिए, मान लीजिए हमने ये वही एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया है, ग्लास रोड को हमने सिल के ऊपर रब किया। जब मैंने ग्लास रोड को सिल के ऊपर रब किया तो रब करने से लगभग हमने यहाँ देखा कि उसके ऊपर 1 माइक्रोकूलम चार्ज, लगभग इतना ही चार्ज उसके ऊपर आता है इस ऑर्डर का। मतलब इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, हल्का फुल्का, लेकिन ऑलमोस्ट बताया गया कि 1 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाता है, लगभग इतना चार्ज आता है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि जो 1 माइक्रोकूलम चार्ज है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने बनेंगे, वो हमें देखना है। देखिए, हमने एक सिंपल फार्मूला लगाया। हम जानते हैं Q इक्वल टू NE, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से N क्या आ जाएगा, Q/E। तो Q की वैल्यू हमने क्या रखी, 1 माइक्रोकूलम, और E की वैल्यू हमने क्या रखी, देखिए Q/E, ये फार्मूला लगाया है यहाँ पर। तो फार्मूला लगाया तो N की वैल्यू जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये कितनी आ जाएगी, 1 माइक्रोकूलम कितना, 10⁻⁻6 कूलम, और E की वैल्यू कितनी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब मैं वैल्यू पुटअप कर दूंगा, इनको सॉल्व कर दूंगा, तो देखिए N की वैल्यू क्या आई, इसको देख रहे हैं हम। N की वैल्यू बहुत ज़्यादा आई। कितनी आई, 6 इंटू 10⁻12। ये बहुत ही बड़ा नंबर है। इसका मतलब एक छोटी सी ग्लास रोड जिसको मैंने जब ड्राई हेयर या सिल्क के ऊपर जब रब किया तो उसके ऊपर जो 1 माइक्रोकूलम चार्ज आया था उसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसका मतलब दैट 1 माइक्रोकूलम चार्ज इज कॉरस्पॉन्डिंग टू सच लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीज़ आई थिंक ये क्लियर हो रही है हमें यहाँ से कि इतनी छोटी सी ग्लास रोड है जिसके ऊपर मैंने जस्ट रब किया उसको ग्लास रोड सिल्क के साथ, तो उससे उसके ऊपर जो चार्ज आया है उससे दैट इज इक्वलेंट टू दिस मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल वैसे ही सिचुएशन है जैसे हमारी जो चीनी की बोरी है उसके अंदर, आल्दो चीनी के जो दाने हैं उनका डिस्क्रीट नेचर है, बट वो नंबर इतना ज़्यादा होता है कि डिस्क्रीट नेचर होते हुए हम उसका जो डिस्क्रीट नेचर है उसको निगलेक्ट कर देते हैं। इस तरह से यहाँ हमने देखा कि एक ग्लास रोड की जिसके ऊपर केवल इतना 1 माइक्रोकूलम, जो दिखने में बहुत छोटा सा चार्ज लगता है, उसके वो जो चार्ज है दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब सेम सिचुएशन बन रही है कि चार्ज का नेचर ऑल्दो डिस्क्रीट है बट स्टिल व्हेन वी आर डीलिंग विद द मैक्रोस्कोपिक चार्जेस, मैक्रोस्कोपिक का मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस। अब आप कहेंगे सर ये तो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज कैसे हो सकता है, तो ये जो चार्ज है इसको लार्ज अमाउंट में ही कहा जाएगा, 10⁻⁻6 कूलम। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा N है वो कितना आ गया, दिस। तो नंबर जो है काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हमें ऑल्दो नेचर ऑफ चार्जेस discrete, but still we neglect this discrete nature and we accept the continuous nature of charge. We neglect the quantization of charge and we accept the continuous nature of charge. So this is the explanation here. Thank you.